जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का मॉडल पेपर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसका सॉल्यूशन देखेंगे। हर एक प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा। इससे आपको एक प्रकार से तैयारी भी हो जाएगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, और आपको पता भी चल जाएगा किस प्रकार से प्रश्न हमारे पेपर में आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस जो है उनको भी प्राप्त हो सकें, आपको भी प्राप्त हो सकें। और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। हमारा जो बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का पूरा सिलेबस है हमने पहले ही आपको कवर करा दिया है। अगर आप हर एक चैप्टर देखना चाहते हैं, आपको बहुत ही सीमित समय में हर एक चैप्टर हर एक क्लास बहुत ही अच्छे से समझाई गई है। पूरा चैप्टर देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट क्लासेस के नाम से, जिसके नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं। टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सभी क्लासेस के नोट्स दिए जाते हैं आपको पीडीएफ, और साथ ही साथ आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपके जो भी नोटिफिकेशन आते हैं वो आपको दिया जाता है। हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का हमारा कोर्स टाइटल है नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसमें पूरे सिलेबस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को यहाँ मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको पूरा पेपर दिखाया जाएगा किस प्रकार से पेपर आते हैं, उसके पश्चात उसको सॉल्व कराया जाएगा। तो सबसे पहला हमारा जो खंड आ होता है, इसमें एक प्रकार से 10 प्रश्न आते हैं और 10 को हमें 50 शब्दों में लिखना रहता है, और 3-3 नंबर का हमारा 10 प्रश्न रहता है, जो कि 30 नंबर बन जाता है। हमारा पहला प्रश्न है 1857 का विद्रोह कहाँ और कब प्रारंभ हुआ था। दूसरा प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था। तीसरा प्रश्न हमारा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर संपन्न हुआ था। चौथा प्रश्न है उदारवादी आंदोलन के दो प्रमुख नेताओं के नाम बताइए। अगला प्रश्न हमारा पांचवा है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। छठा प्रश्न हम देखेंगे 1905 में बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार गवर्नर जनरल कौन था। आपको ये प्रश्न जल्दी जल्दी बताए जा रहे हैं, पेपर आपको दिखाया जा रहा है, इसके बाद पेपर आपको अच्छे से जो है सॉल्व कराया जाएगा। हर एक सॉल्यूशन हर एक प्रश्न का आंसर आपको अच्छे से दिया जाएगा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के दो प्रमुख आंदोलनों का नाम बताइए। अगला प्रश्न हमारा है गीतांजलि के रचयिता कौन है। मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन है। आपको यहाँ पर प्रश्न के साथ उत्तर बताया जा रहा है, लेकिन आपने कमेंट्स किए हैं कि सर आप बोल देते हैं हमें पीडीएफ नोट्स नहीं मिल पाते हैं, तो पीडीएफ नोट्स आपको दिया जाए इसलिए व्यवस्था की गई है। हैंड रिटन नहीं, एकदम पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रिंटेड फॉर्म में दिया जाएगा, जो कि अभी आपको दिखाया जाएगा हर एक क्वेश्चन का आंसर। अगला हमारा 10वां प्रश्न है खंड आ का लास्ट है पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कहाँ और किसकी अध्यक्षता में पास हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है खंड ब अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन गिव आंसर एंड ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। अर्थात इसमें 3 प्रश्न हमें करने हैं और 200 शब्दों में उसे करने हैं, जो कि एक एक प्रश्न हमारा 100 10 नंबर का रहेगा, जिससे 30 नंबर हमारे हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न हमारा है 1857 के विद्रोह के स्वरूप का परीक्षण कीजिए। तीसरा प्रश्न है 1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न हमारा है भारतीय राजनीति में उग्रवाद के उदय के कारणों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। पांचवा प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन के उद्देश्य एवं पद्धतियों का विवेचन कीजिए। छठा प्रश्न है होम रूल का जो आंदोलन है उसका संक्षिप्त विवरण। सातवां प्रश्न है नेहरू रिपोर्ट का वर्णन कीजिए, इसकी असफलता के कारण क्या थे। आठवां प्रश्न है असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। और नौवां प्रश्न आपका है सूरत में कांग्रेस क्यों विभाजित हुआ। आपको 8 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से आपको 3 करने रहेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर 8 प्रश्न सॉल्व कराया जाएगा। एक प्रकार से अच्छी तैयारी आपकी यहाँ पर हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारा है जिसमें आपको 500 शब्दों में कोई एक प्रश्न लिखना है, जो कि 15 नंबर का रहेगा, लेकिन इसमें भी दिया रहेगा आपको 4 प्रश्न। पहला प्रश्न जिसमें 10वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारकों का परीक्षण कीजिए। 11वां प्रश्न है भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता के उदय और विकास की व्याख्या कीजिए। 12वां प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका की विवेचना कीजिए। और 13वां प्रश्न है राष्ट्रवाद पर रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों पर एक निबंध लिखिए। ये सभी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं, हमें आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसका लिंक आपको यहाँ पर भी दे दिया जाएगा, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकें। और
यह जो आपको सॉल्व कराया जा रहा है इसका भी पीडीएफ आपको तुरंत के तुरंत टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो हमारा पहला प्रश्न क्या था, 1857 का विद्रोह कहाँ और कब हुआ था, इसका हम उत्तर देखेंगे। 1857 का विद्रोह जो है मेरठ में 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ। यह विद्रोह भारतीय सिपाहियों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ किया गया, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। किसने शुरू किया था, एक प्रकार से मेरठपुर छावनी से जो है सैनिकों ने 10 मई 1857 को विद्रोह या प्रारंभ किया था, क्योंकि उनके जो सैनिक हैं उन्हीं में से एक थे मंगल पांडे, जिन्हें फांसी पर लटका दिया गया था और विभिन्न उनके साथ भेद किए जा रहे थे, विभिन्नताएं की जा रही थी, उनके साथ भेदभाव किए जा रहे थे, जिसकी वजह से वह उनके मन में आक्रोश जगा और उन्होंने 10 मई 1857 को मेरठपुर छावनी से जो है विद्रोह को प्रारंभ किया। दूसरा प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। वह एक ब्रिटिश राजनेता और पत्रकार थे, जिन्होंने 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्षता की हुई थी। पहला कब हुआ था अधिवेशन, 1885 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, जॉर्ज यूल ने की थी। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर संपन्न हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है बॉम्बे मुंबई में 28 दिसंबर 1885 को संपन्न हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता, जैसा कि हमने आपको बताया, जॉर्ज यूल ने की हुई थी। चौथा प्रश्न हम देखेंगे, उदारवादी आंदोलन के दो प्रमुख नेताओं के नाम बताइए, जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, यह सभी, जैसे कि बंकिम चंद्र चटर्जी। और अगर आपसे उग्रवादी पूछा जाए तो लाल बाल पाल, ये तीनों उग्रवादियों के प्रमुख माने जाते थे। मतलब उग्रवादी आंदोलन जो है, उग्रवादी एक प्रकार से जो क्रांतिकारी थे उनमें प्रमुख नाम किसका आता है, लाल बाल पाल का आता है। उदारवादी नेताओं की बात करें तो इन नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी विचारों को बढ़ावा दिया, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया और वे संवैधानिक सुधारों और शिक्षा के प्रसार के एक प्रकार से समर्थक थे। अगला प्रश्न हमारा है, पांचवा प्रश्न, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो उदारवादी नेता थे और साध्य एवं साधन दोनों की पवित्रता में वह विश्वास रखते थे। उनके विचारों से गांधी जी प्रेरित हुए और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब गांधी जी वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से 1915 में, तो क्या हुआ था कि राजनीति वहाँ पर विभिन्न समस्याओं को सॉल्व करने के लिए वो महात्मा गांधी जो है जाना चाहते थे, लेकिन फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें बताया, अगर आपको उनकी समस्याओं को समझना होगा तो आपको हर एक व्यक्ति से जाकर मिलना होगा, एक प्रकार से ज़मीनी स्तर पर हर एक से जुड़ना होगा, तब उनकी समस्याओं का आप समझ पाएंगे और उसके बाद उसकी जो है क्या कर पाएंगे, समाधान कर पाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है, छठा प्रश्न हम देखेंगे, 1905 में बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार गवर्नर जनरल का नाम लिखिए। 1905 में बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। उन्होंने बंगाल को दो भागों में विभाजित करने का निर्णय लिया, जिससे भारतीयों में आक्रोश फैल गया और स्वतंत्रता संग्राम को एक प्रकार से बल मिला। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न, महात्मा गांधी के दो प्रमुख आंदोलनों का नाम लिखिए। सबसे प्रमुख इसमें असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन उनके आ जाते हैं। चंपारण, खेड़ा सत्याग्रह, ये सभी विभिन्न उन्होंने किए हुए हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगा असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो था वह 1920 में शुरू हुआ था, जिसमें गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन, यह आंदोलन 1942 में शुरू हुआ और जिसमें गांधी जी को ने अंग्रेज को भारत से बाहर निकालने के लिए एक बड़े पैमाने पर आंदोलन का आह्वान किया हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, गीतांजलि के रचयिता कौन है। गीतांजलि के रचयिता महान कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। यह काव्य संग्रह मूल रूप से बांग्ला में लिखा गया था और इसमें कुल 157 गीत हैं। इस कृति के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो गीतांजलि उनकी कृति है उसी के लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। अगला प्रश्न है, नौवां प्रश्न, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है। आप लोग जानते होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लीग में नाम आपको सुनाई दिया होगा मोहम्मद अली जिन्ना,
लेकिन वह नहीं थे मुस्लिम लीग के संस्थापक, बल्कि इसकी स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी और इसके संस्थापक में आगा खां आते हैं। हालांकि बाद में जो है जिन्ना नेता बने और पाकिस्तान के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, परंतु उसके संस्थापक मेन कौन थे? आगा खां। और एक प्रकार से जो मुस्लिम लीग है उसको अधिक से अधिक बढ़ाने का कार्य किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है 10वां प्रश्न, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कहाँ से और किसकी अध्यक्षता से पास हुआ था? पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पास हुआ था। यह ऐतिहासिक अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रेरक अध्यक्षीय भाषण में विदेशी शासन से मुक्ति के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया था और इसके बाद 26 जनवरी 1930 को पूरे राष्ट्र में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और यही कारण था कि जब हमारा जो संविधान लागू हुआ वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, क्योंकि वह 1949 में ही नवंबर में तैयार हो गया था, लेकिन वह लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि सबसे पहले जो है जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को ही स्वतंत्रता दिवस लोगों में मनवा दिया था और लोगों ने सोचा कि 26 जनवरी को ही हम लागू करेंगे, पूर्ण रूप से देश को स्वतंत्र करेंगे। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, दूसरा प्रश्न हमारा खंडवा आ गया। 1857 के विद्रोह के स्वरूप का परीक्षण कीजिए। 1857 का विद्रोह का स्वरूप एक जटिल और बहुस्तरीय घटना थी, जिसमें विभिन्न कारकों और तत्वों ने भूमिका निभाई थी। यहाँ इसके स्वरूप का परीक्षण किया जा सकता है, जैसे कि पहला था सैनिक विद्रोह। 1857 का विद्रोह मुख्य रूप से एक सैनिक विद्रोह था, जो भारतीय सिपाहियों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था। यह विद्रोह जो है मेरठ से शुरू हुआ और जल्द ही देश के अन्य हिस्सों में जो है यह फैल गया। राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दे क्या क्या थे? विद्रोह में राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दे भी शामिल थे, जैसे कि भारतीयों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार, जमींदारी प्रणाली की समाप्ति के लिए और भारतीय संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए। अगला हमारा था क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दे कौन कौन से थे? विद्रोह में क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दे भी शामिल थे, जैसे कि बंगाल के नवाब की शक्ति की बहाली कर दिए थे अंग्रेजों ने, अंग्रेज के अवध के नवाब की बहाली कर दी थी और पंजाब में सिखों की शक्ति की बहाली उन्होंने कर दी थी। ये सभी क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दे रहे। अगला था साम्राज्यवाद विरोधी। विद्रोह में साम्राज्यवाद विरोधी तत्व भी शामिल थे, जो अंग्रेजों के साम्राज्यवादी नीतियों के एक प्रकार से खिलाफ थे और उन्होंने उसका विरोध किया। अगला था सामाजिक परिवर्तन। विद्रोह में सामाजिक परिवर्तन की मांग भी शामिल थी, जैसे कि महिलाओं के लिए अधिकार, शिक्षा का प्रसार और सामाजिक न्याय। सीमित सफलता रही इस विद्रोह की, क्योंकि विद्रोह की सफलता सीमित थी, क्योंकि इसमें विभिन्न समूहों और नेताओं के बीच एकता की कमी थी। इसके अलावा अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए मजबूत सैन्य बल का प्रयोग किया हुआ था। हालांकि अगर लोगों का मानना है कि उस समय हमारी यह जो सेना थी, विभिन्न स्थानीय सेना सैनिक लोग जो थे, उनकी रियासतें जो अलग अलग थी, सभी अगर एकजुट होते और उनके अंदर राष्ट्र की भावना होती, तो हमारा देश जो है 1857 में ही आज़ाद हो गया होता। लेकिन इनके मध्य जो है एकजुटता की कमी थी, एकता की कमी थी, जिसके कारण वह अलग अलग एक दूसरे से लड़े और वह हार गए। अगला हम देखेंगे दीर्घकालिक प्रभाव इस जो है विद्रोह का क्या पड़ा। विद्रोह का दीर्घकालिक प्रभाव जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर पड़ा, जो आगे चलकर भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति में एक प्रकार से मददगार साबित हुआ। 1857 का विद्रोह जो था एक जटिल और बहुस्तरीय घटना थी, जिसमें विभिन्न कारकों और तत्वों ने भूमिका निभाई थी। इसका स्वरूप जैसे कि सैनिक विद्रोह, राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दे, क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दे, साम्राज्यवाद और विरोधी, सामाजिक परिवर्तन, सीमित सफलता और दीर्घकालिक प्रभाव से बना था। आगे हम देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है तीसरा, 1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। आपको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल थे। और यह सबसे पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हमने देखा 1885 में हुई थी और इसके पहले 20 वर्षों को उदारवादी राष्ट्रीयता का युग माना जाता है। इस दौरान कांग्रेस का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जैसे नेताओं ने किया था। कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्य क्या क्या थे? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष श्री उमेश चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्यों को निम्नलिखित रूप में घोषित किया। पहला उद्देश्य क्या था? देश के हित में लगे हुए विभिन्न भागों के कार्यकर्ताओं में पारस्परिक घनिष्ठता और मित्रता बढ़ाना।
सभी देश प्रेमियों में जाति, धर्म और प्रांत संबंधी दूषित संस्कारों को समाप्त करना और राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। अगला क्या उनका उद्देश्य था? तत्कालीन महत्वपूर्ण व आवश्यक सामाजिक प्रश्नों पर भारत के शिक्षित वर्गों के विचारों को अच्छी तरह वाद विवाद के बाद लिपिबद्ध करना। आगामी वर्ष के उन साधनों तथा कार्यक्रमों पर विचार करना जिसके अंतर्गत देश के राजनेता देश हित संबंधी कार्य कर सके। और उसके बाद कांग्रेस द्वारा कुछ प्रस्तुत मांगे कौन कौन सी थी? कांग्रेस ने सरकार के समक्ष निम्नलिखित जो है मांगे प्रस्तुत की। पहला कि सेना पर व्यय कम किया जाए, क्योंकि अधिक से अधिक व्यय सेना पे हो जाती थी तो भारत के विकास में, भारत के लोगों को सुविधा देने में वह कठिनाई आती थी। भारत मंत्री की परिषद को समाप्त किया जाए। आईसीएस की परीक्षाएं इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी की जाएं। 1861 में स्थापित विधान परिषदों का सुधार व विस्तार किया जाए। न्याय और शासन विभाग अलग अलग हो। भारतीय सैनिकों को जो है भारतीयों के सैनिकों प्रशिक्षण दिया जाए और प्रशासनिक व्ययों में कमी की जाए। भारतीय उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जाए। उच्च पदों पर भारतीयों को भी नियुक्त किया जाए। समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटा दिया जाए। अनाज का निर्यात समाप्त किया जाए। किसानों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान किया जाए और भूमि पर लगान की उचित दर निर्धारित की जाए। ये सभी मांगे जो है कांग्रेस ने सीधे ब्रिटिश सरकार से की हुई थी। इन मांगों के अलावा कांग्रेस ने 1898 के षड्यंत्रकारी सभा अधिनियम 1904 के अधिकारी भेद अधिनियम को समाप्त करने की मांग की। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और 1905 अर्थात 20 साल तक जो है इसमें उदारवादी नेताओं का एक प्रकार से वर्चस्व रहता है। उसके पश्चात जो है उग्रवादी नेता उसमें आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में उग्रवाद के उदय के कारणों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। भारतीय राजनीति में उग्रवाद के उदय के कारणों का संक्षिप्त विवरण निम्न है। सबसे पहला कारण क्या था? सामाजिक और आर्थिक कारण। सामाजिक आर्थिक कारण में क्या था? गरीबी और असमानता थी। देश में गरीबी और आर्थिक असमानता की बढ़ती दर ने लोगों में असंतोष और आक्रोश को बढ़ावा एक प्रकार से दिया हुआ था। और आगे हम देखेंगे दूसरा क्या कारण था? शिक्षा और रोजगार की कमी। शिक्षा और रोजगार की कमी ने युवाओं में निराशा और आक्रोश को बढ़ावा दिया था, जिससे उग्रवाद का एक प्रकार से क्या होता है? जन्म होता है। जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा था। जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव ने समाज में विभाजन और असंतोष बढ़ा दिया था। राजनीतिक कारण क्या क्या थे? पहला था ब्रिटिश शासन की नीतियाँ। ब्रिटिश शासन की नीतियों ने भारतीयों को अपने अधिकारों और स्वतंत्रता से वंचित कर दिया था। दूसरा क्या कारण था? राष्ट्रीय आंदोलन की धीमी गति। राष्ट्रीय आंदोलन की धीमी गति ने उग्रवादी तत्वों को बढ़ावा दिया। एक प्रकार से उग्रवाद चाहते थे कि मेढक की तरह टर टर करके हम अपनी मांगों को पूरा नहीं कर सकते हैं, हमें अपने मांगों को पूरा करवाने के लिए लड़ना पड़ेगा और उनको एक प्रकार से उनके पास आवाज़ पहुंचाना पड़ेगा और अपने मांगों को पूरा करवाना पड़ेगा। अगला है राजनीतिक दलों की कमजोरी। राजनीतिक दलों की कमजोरी और आपसी मतभेद ने उग्रवादी तत्वों को बढ़ावा दिया था। आर्थिक कारण में क्या क्या थे? आर्थिक कारण में पहला था आर्थिक शोषण। ब्रिटिश शासन के दौरान आर्थिक शोषण ने भारतीयों को गरीबी और असमानता की ओर धकेल दिया था। उद्योगों की कमी थी। उद्योगों की कमी ने रोजगार की कमी को बढ़ावा दिया था। कृषि संकट था। कृषि संकट ने किसानों को आर्थिक संकट में डाल दिया था। अन्य कारण कौन कौन से? जैसे कि विदेशी प्रभाव। विदेशी प्रभाव जैसे कि रूसी क्रांति और आयरलैंड की स्वतंत्रता आंदोलन ने उग्रवादी विचारों को बढ़ावा दिया था। मीडिया और संचार। मीडिया और संचार के विकास ने उग्रवादी विचारों को फैलाने में मदद किया था। अगला है नेताओं की भूमिका। कुछ नेताओं की भूमिका ने उग्रवादी आंदोलन को बढ़ावा दिया था और इन कारणों ने मिलकर जो है भारतीय राजनीति में उग्रवाद के उदय के योगदान दिया हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है पांचवा, स्वदेशी आंदोलन के उद्देश्य एवं पद्धतियों की विवेचना कीजिए। स्वदेशी आंदोलन जो था वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन का विरोध करना और स्वदेशी उद्यम, राष्ट्रीय शिक्षा, भारतीय भाषाओं के प्रयोग एवं स्वयं सहायता के विचारों का प्रोत्साहन करना था। इस आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में हुई थी, जब बंगाल के विभाजन के विरोध में लोगों ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को अपनाया हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के उद्देश्य की बात करें तो पहला उद्देश्य था ब्रिटिश शासन का विरोध करना।
स्वदेशी उद्यम को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहित करना, भारतीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा देना, स्वयं सहायता के विचारों को प्रोत्साहित करना। स्वदेशी आंदोलन की पद्धतियों की बात करें तो उनमें सबसे पहली पद्धति देश में उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करना, ब्रिटिश माल का जो है बहिष्कार करना, स्वदेशी उद्यमों की स्थापना करना, राष्ट्रीय शिक्षा के लिए संस्थानों की स्थापना करना, भारतीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित करना। इन पद्धतियों के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन ने भारतीयों को अपनी अर्थव्यवस्था और संस्कृति को मजबूत बनाने के लिए प्रेरित किया और स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई हुई थी। छठा प्रश्न हमारा है, होम रूल आंदोलन का संक्षिप्त विवरण कीजिए। होम रूल आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जिसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से स्वायत्तता प्रदान प्राप्त करना था। यहाँ इसका संक्षिप्त विवरण है, जैसे कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत जो है 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया हुआ था। इसके उद्देश्य की बात करें तो आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था भारत को ब्रिटिश शासन से स्वायत्तता प्राप्त करना था और जिसमें भारतीयों को अपने देश में के शासन में भाग लेने का अधिकार हो। अगला है, मुख्य मांगें इनकी क्या की थी। होम रूल आंदोलनों की मुख्य मांग थी भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वायत्तता प्राप्त करना, भारतीयों को अपने देश के शासन में भाग लेने का अधिकार देना, ब्रिटिश शासन की नीतियों में सुधार करना। आंदोलन की रणनीति क्या थी? सत्याग्रह और अहिंसात्मक प्रतिरोध, जन जागरूकता अभियान, सार्वजनिक सभाएं और प्रदर्शन करना। और इस आंदोलन के प्रभाव क्या रहे, परिणाम क्या क्या रहे? होम रूल आंदोलन के परिणाम जो है, भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना बढ़ी, ब्रिटिश शासन की नीतियों में सुधार हुआ, भारत की स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया। होम रूल लीग आंदोलन का महत्व क्या रहा? होम रूल लीग आंदोलन का इस प्रकार महत्व रहा कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना बढ़ाई। यह भारत की स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। अगला प्रश्न हमारा था, नेहरू रिपोर्ट का वर्णन कीजिए। आपको बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं और आपके समझाए जा रहे हैं, बस आप ध्यान से सुनते रहिए। टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ दिया जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ देखिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए और तैयारी करिए। जो भी डाउट हो आपके मन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। नेहरू रिपोर्ट का वर्णन कीजिए, इसकी असफलता के कारण क्या थे उसको हमें बताइए। तो नेहरू रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कि 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करना था जो देश को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करेगा। नेहरू रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी? पहली थी कि संविधान का मसौदा। रिपोर्ट में भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया गया था जिसमें देश के शासन के लिए एक संघीय प्रणाली का प्रस्ताव किया गया था। स्वायत्तता होनी चाहिए। रिपोर्ट में भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वायत्तता प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया था। प्रांतीय स्वायत्तता। रिपोर्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रस्ताव किया गया था जिसमें प्रांतों को अपने मामलों में अधिक शक्ति दी जाएगी। चौथा था सामाजिक और आर्थिक सुधार। रिपोर्ट में सामाजिक और आर्थिक सुधारों का प्रस्ताव किया गया था जैसे कि जमींदारी प्रणाली की समाप्ति, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा। नेहरू रिपोर्ट की असफलता के कारण क्या क्या रहे? पहला रहा मुस्लिम लीग का विरोध। मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया क्योंकि इसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव नहीं किया गया था। दूसरा था ब्रिटिश सरकार का विरोध। ब्रिटिश सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें भारत को स्वायत्तता प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया था। तीसरा क्या कारण रहा असफल होने का? राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर मतभेद। राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर मतभेद थे जिसमें नेहरू रिपोर्ट को लागू करने में कठिनाई हुई। चौथा था समय और परिस्थिति की कमी। नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने के लिए समय और परिस्थितियों की कमी थी जिससे इसमें महत्वपूर्ण कई मुद्दों को शामिल नहीं किया जा सका। नेहरू रिपोर्ट की असफलता के बावजूद यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसने देश के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने में मदद की। और आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के विषय में हम जानेंगे। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए, हमारा प्रश्न है।
असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन का विरोध करना और भारतीयों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करना था। यहाँ इसके कुछ कार्यक्रम है जो कि जिनका वर्णन किया गया है। प्रमुख कार्यक्रमों में पहला कार्यक्रम आता है विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। भारतीयों से आग्रह किया गया कि वे विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करें और स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग करें। इसमें कुछ समझाने वाली बातें नहीं है, बस आपको बता दिया जा रहा है। बस एक बार ध्यान से आप सुनेंगे, आपको बिल्कुल याद रहेगा। जब भी आप पेपर देने जाएंगे उसके पहले वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा और ये प्रश्न देख लीजिएगा। इसमें से लगभग 45, 50, 60% प्रश्न सीधे सीधे देखने को आपको यहाँ से मिल सकते हैं। दूसरा क्या है, इसमें क्या किया गया कार्यक्रम में, शिक्षा और न्यायपालिका का बहिष्कार किया गया। भारतीयों से आग्रह किया गया कि वे सरकारी शिक्षा संस्थानों और न्यायपालिका का बहिष्कार करें। चुनाव का बहिष्कार किया गया। भारतीयों से आग्रह किया गया कि वे सरकारी चुनाव में भाग न लें। अगला है करों का न देना। भारतीयों से आग्रह किया गया कि वे सरकार को करों का भुगतान न करें। सैनिकों का त्याग। भारतीय सैनिकों से आग्रह किया गया कि वह ब्रिटिश सेना को छोड़ दें। छठा था राष्ट्रीय शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा के लिए संस्थानों की स्थापना करना। स्वदेशी उद्योगों का समर्थन। स्वदेशी उद्योगों को समर्थन देने के लिए अभियान चलाए जाएं। आठवां है ग्रामीण क्षेत्रों में काम। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए अभियान चलाए गए। महिलाओं की भागीदारी। महिलाओं का आंदोलन में भाग लेने को प्रेरित किया गया। सत्याग्रह और अहिंसा। सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाया गया। असहयोग आंदोलन के परिणाम क्या हुए कि असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन को कमजोर किया गया। भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना बढ़ी। स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती मिली। महात्मा गांधी को लोकप्रियता एक प्रकार से उसमें बढ़ी। असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जिसने देश की स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया था। अगला प्रश्न और हमारा लास्ट प्रश्न है, सूरत में कांग्रेस क्यों विभाजित हुई। सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। क्यों? इसका मुख्य कारण गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद थे। गरम दल के नेता लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, जबकि नरम दल के नेता जो हैं गोपाल कृष्ण गोखले थे। दोनों दलों के बीच स्वराज्य की प्राप्ति के लिए आंदोलन और अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर मतभेद थे। सूरत अधिवेशन में नरम दल ने डॉक्टर रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाने का फैसला किया था, जबकि गरम दल ने लोकमान्य तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहा था। इस मतभेद के कारण अधिवेशन से पहले ही दोनों दलों में भयंकर मारपीट हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया। और यह विभाजन कांग्रेस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। लेकिन बाद में 1916 में लखनऊ अधिवेशन में दोनों दलों का एक प्रकार से पुनः विलय हो गया और आपका इस प्रकार से जो पूरा मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन करा दिया गया। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ध्यान से इसको देखें और अच्छे से समझें। आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर दिए जाएंगे, वहां से आप रिवीजन करें। चैनल पर बने रहें, दोस्तों के पास शेयर करें, वीडियो अवश्य लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।